हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, देखते ही देखते अपना CSI नेट एग्ज़ाम आ गया है। तो कल अपना एग्ज़ाम होने वाला है केमिकल साइंसेस का। अभी अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी उसके हिसाब से मुझे लास्ट वाले दिन पे, लास्ट के कुछ दिनों में ये वाले क्वेश्चंस रिवाइज करने थे या फिर ये वाले चैप्टर्स रिवाइज करने थे, जो मैंने टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस भी मार्क करके रखे थे मुझे वो भी रिवाइज करने थे, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि लास्ट मोमेंट में ना ऐसे ही थोड़ा आते हैं माइंड में कि ये भी करना था, ये भी करना था, नहीं हो पाया है। तो मैं आपको यही कहूँगी, जितना हो गया है ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट आपको मेन फोकस इस पे करना है कि जो आप पढ़कर जा रहे हैं, जो आपने रिवाइज किया हुआ है, जो आपने बहुत बार प्रैक्टिस भी करी है, वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा, जितने हमने रिविजन करी, जितनी प्रैक्टिस करी है, जो पोर्शन हम कवर करके जा रहे हैं, वहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से अटैम्प्ट करके आएँ, करेक्टली अटैम्प्ट करके आ पाएँ। ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे ना हर स्टूडेंट को लग रहा होता है कि मुझे ये भी करना था, ये भी करना था, मुझे 3-4 दिन और मिल जाएँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ। लेकिन आप मानिए ये वाली बात, जितना टाइम मिलेगा ना उतना फिर धीरे धीरे निकल ही जाता है वो। तो जितना मैक्सिमम रिवाइज कर चुके हैं, मान लीजिए कि वो सफिशिएंट है। ठीक है। आज का दिन आपके पास थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसमें आपके पास जो भी आपको था हमने डिसाइड करके रखा हुआ था पढ़ना है, कोशिश करिए जितना मैक्सिमम पढ़ पाएँ। एक और चीज़ है कि कल एग्जाम आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है केमिकल साइंसेस का, तो आप ध्यान रखिए आपको प्रॉपर सो के जाना है। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रात को पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं और डायरेक्टली एग्जाम में नहीं जाते हैं, तो फिर इसका ना फिर रिजल्ट जो है कि आप पूरी रात जाग कर आए हैं, आपको एग्जाम में देखने को एक बार मिल जाता है। माइंड इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, तो कोशिश करिए 6 to 7 आवर्स आप सो के जाएँ। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपने पहले से प्रिंट लेके रख लेना है। उसका आपको प्रिंट चाहिए होगा, मतलब आपको फिजिकल कॉपी चाहिए होगी, फ़ोन में दिखाने से काम नहीं चलेगा, उसका आप प्रिंट ले लेंगे। इसके अलावा हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप सारे इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि आपको एडमिट कार्ड की फिजिकल कॉपी चाहिए होगी। इसके साथ साथ जो आपने वहाँ पे फोटो पेस्ट कर रखी है, जो आपने उस टाइम पे अपलोड करी थी फोटो, आपको वो भी हार्ड कॉपी यानी कि फोटो आप लेके जाएंगे अपने साथ। ऐसे ही जो आपकी आईडी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्टूडेंट आईडी हो गई, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गई, कोई भी एक आईडी आपको ओरिजिनल लेकर जानी है। फोन में दिखाने से या फिर प्रिंट आउट से काम नहीं चलेगा, फोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल आईडी चाहिए होगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें और लिखी होती हैं आपके एडमिट कार्ड में, आप ध्यान से देखेंगे रिपोर्टिंग टाइम क्या है और वहाँ पे गेट क्लोजिंग टाइम क्या है। तो आप अपने घर से बहुत जल्दी निकलेंगे ताकि आप आराम से वहाँ पे पहुँच पाएँ और लास्ट मिनट में ना स्ट्रेस ना हो कि लेट हो गए, अगर एंट्री नहीं मिली तो क्या होगा। लेकिन फिर मैं आपको बोल देती हूँ कि बाय चांस अगर थोड़ा सा लेट हो भी गए किसी रीज़न की वजह से, अगर कुछ एमरजेंसी हुई या मान लो ट्रैफिक था, बाय चांस अगर हो भी गए, तो आपको ना ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि अब तो मुझे एंट्री नहीं मिलने वाली, तो इससे आप रिक्वेस्ट करेंगे, हर कोई कोऑपरेट करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोऑपरेशन देखने पे आ गए कि लेट ही हो गई जानबूझ के, वैसे नहीं, अपनी तरफ से जितना जल्दी हो सके उतना आपको निकलना है। बट फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं काफ़ी लेट हो गए हैं, गेट बंद हो गया होगा, ऐसा नहीं है, स्टाफ वहाँ पे कोऑपरेटिव होता है, आपको आराम से एंट्री मिल जाएगी, तो उसे रिक्वेस्ट करके शांत रह के कर लेना बस। ठीक है। इसके अलावा जैसे रिस्ट वॉच हो गई, कैलकुलेटर हो गए, सब अलाउड नहीं होता है। गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं बताना चाहूँगी, इयररिंग्स निकाल के जाना अपने, ऐसे ही नोज पिन भी वो बोलते हैं निकालने के लिए, आपको इनका ध्यान रखना है। ठीक है। रिंग्स अगर आपने पहनी हुई है, आप रिंग्स निकाल के जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपने हेयर लूज छोड़े हुए हैं, वो बोलते टाई करके आओ इसको, तो अपना हेयर अपने टाई करके जाना। ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। इसके अलावा काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड में भी लिखी हुई हैं, उनको एक बार रिवाइज नहीं, एक बार पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद देख लेना उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे करना है। अब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में भी होता है कि हमें पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, टाइम कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, एग्जाम भी कैसे आने वाला है किसी को भी नहीं पता, डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने, मतलब किसी को पता भी नहीं है अभी, और आपके सोचने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ना ये समझो, अगर एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट आया तो वो सबके लिए डिफिकल्ट आया है। इसका क्या मतलब हुआ, कट ऑफ अपने आप ही कम जाएगी। हो सकता है एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट आए, हो सकता है आपको 95 मार्क्स पर 90 मार्क्स पर JRF मिल जाए। आप समझ रहे हैं। अगर पेपर ईजी आ गया, जैसे एक बार मुझे याद है एग्ज़ाम ना बहुत ईजी आया था दिसंबर 2017 में, उस टाइम पे शायद कट ऑफ आई थी 117। ये अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ है, हाईएस्ट मैंने अब तक 117 देखी है, और 92 शायद एक बार JRF के लिए आई थी। तो अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है तो आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। अगर पेपर ईजी आ गया, सबके लिए ईजी है, हर कोई अटैम्प्ट करके आएगा, कट ऑफ तक 117 तक गई है मैक्सिमम। तो पेपर इजी आए डिफिकल्ट आए, वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि आपका JRF होगा या नहीं, डिसाइड क्या कर रहा है कि आप मैक्सिमम कितना, जितना आपको आता है वो कर पाए नहीं कर पाए, बाकी सब कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगी। तो अभी ये सोच के कि पेपर ईजी आएगा या टफ आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, अपने हाथ में है ही नहीं कुछ भी, है ना। तो आपको सिर्फ इतना सोचना है, जितना आपने पढ़ा हुआ है ना, वो आपको अच्छे से करके आना है बस। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएंगे, सारा वो बायोमेट्रिक वाले काम हो जाएंगे, जब हम सिस्टम के आगे बैठ गए हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है हमें। उस टाइम पे
पहले तो शांत रहना है, खुद को ये समझाना है कि हम ना खुद ही मान चुके हैं कि पेपर डिफिकल्ट आने वाला है। मैं तो इसी माइंडसेट से आती हूँ, मतलब जब पहले जाती थी, जब एग्जाम देनी, जब एस्पिरेंट थी, उस टाइम पे पहले ही सोच के बैठ जाओ एग्जाम डिफिकल्ट आने वाला है, अब इससे बुरा क्या होगा, एग्जाम आ गया डिफिकल्ट, क्या करना है अभी, हैंडल करने में क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि एग्जाम अगर डिफिकल्ट आया भी है, लेकिन है तो केमिस्ट्री का ही ना, केमिस्ट्री तो हम पढ़ के आए हुए हैं, तो हमें सिर्फ जितना पढ़कर आए हैं उसको अप्लाई करना है, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे वो सॉल्व कर लेंगे। तो पहले अगर आप ये सोच के बैठे एग्जाम डिफिकल्ट आने वाला है, तो फिर आप थोड़े से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि ठीक है डिफिकल्ट आएगा, देखते हैं कितना डिफिकल्ट है ना। तो सबसे पहले जब आपका स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी, तो वैसे तो कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है नेट में, लेकिन फिर भी एक दो बार ऐसा हो गया कि स्क्रीन पे कैलकुलेटर था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो दिखा ही नहीं। तो एक बार आप एक काम करेंगे, जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, आप सबसे पहले स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखना, एक ऐसा सा सिंबल बना होगा, मतलब अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो ऐसा सिंबल होता है एक, उसमें कुछ आपको ना ऐसे करके दिखते हैं, ऐसा कुछ नंबर्स दिखते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे दिख जाता है ऐसे करके। तो अगर आपको स्क्रीन पे ये सिंबल मिले, उस पर क्लिक करके देखना वो कैलकुलेटर होगा। फिर अगर है तो आपको ध्यान रखना कि आप उसको ध्यान से देख पाएँ, वरना बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अलाउड तो होता ही नहीं है, तो वो देखते भी नहीं है। और मान लो अगर अलाउड किया हुआ है तो फिर फिजिकल में थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो ये ना हो कि कैलकुलेटर मिला हुआ है और आपने देखा नहीं, ठीक है। एक बार आप ध्यान जरूर रखेंगे। इसके बाद मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ, आज फिर से वही बोलूंगी कि पहले आपको पार्ट सी अटेम्प्ट करना चाहिए। रीजन ये है कि पार्ट सी में आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 60, और एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का रहता है, तो ऐसे करके 25 × 4 हो गया 100 मार्क्स। तो टोटल अपना 200 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 100 मार्क्स हमने पार्ट सी में लाए कर रहे हैं। और स्टार्टिंग जब हमने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया ना एग्जाम, उस टाइम में थोड़ा सा फ्रेश माइंड में होते हैं, तो स्टार्टिंग में सिली मिस्टेक्स होने के या नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो इसलिए पार्ट सी अगर हम करते तो चांसेस है कि हम ज़्यादा सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पार्ट बी करना स्टार्ट किया, कुछ आपका बीच में माइंडसेट चेंज हो गया कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, पार्ट बी को देखकर आपको लगा कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, तो क्या होता है प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर आपका टाइम भी निकलना स्टार्ट होता है। प्रेशर जैसे क्रिएट होता है ना, तो प्रेशर में हम चीज़ें गलत करते हैं, हम आते हुए कैलकुलेशन गलत करेंगे, हम आते हुए फॉर्मूला को गलत अप्लाई करेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में पार्ट सी हमें करना चाहिए था कि मैक्सिमम करेक्ट जो हमें करेक्ट क्वेश्चन चाहिए ना, वो पार्ट सी से निकाल पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम पार्ट बी कर सकते हैं, और लास्ट में हम पार्ट ए कर सकते हैं, लास्ट में हम पार्ट ए कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस में से हमें कितने करने होते हैं, 35 करने होते हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, तो ऐसे करके 35 × 2 हो गया आपका 70। पार्ट ए में आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 20, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा, सो 15 × 2 इज 30। तो ऐसे करके आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का है, लेकिन चॉइस बहुत है, और चॉइस कहाँ पर है, यहाँ पर, और मैक्सिमम मार्क्स भी अपने यहीं पे लाए कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी, आपको लग रहा है ना, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मतलब केमिस्ट्री से भी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कहीं पहले SSC CGL किया, किसी और चीज़ की कोचिंग कर रखी होती है, तो वो ना मैथ्स वाले पोर्शन को बहुत आराम से कर पाते हैं। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको पता है कि मुझे पार्ट ए के 15 में से 15 करके आने क्वेश्चन, तो मैं कर दूंगा बहुत आराम से। अगर आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री से ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में रहते हैं, तो फिर आप इसको उल्टा कर दो, आप पहले पार्ट ए अटैम्प्ट करो। फिर अगर आपको लगे कि इतने कॉन्फिडेंट आप हैं एप्टीट्यूड में, तो पहले फिर आपको पार्ट ए अटैम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद आप पार्ट सी पे आइए, फिर पार्ट बी पे आइए, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब ना बात आती है कि हमारे पास 3 आवर्स का टाइम है, यानी कि 180 मिनट्स अपने पास है, हम कौन से वाले सेक्शन को कितना टाइम दें। देखो, क्योंकि हमारे पास टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स हमारे पार्ट सी में लाए कर रहे हैं, और टोटल अपने पास 180 मिनट्स से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हाफ कर दो सर, कितना हो गया 90 मिनट्स, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स आइडियली आपको यहाँ पे देने चाहिए, 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट बी को, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है, 35 करने हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम 1 आवर दे सकते हैं, यानी कि 60 मिनट्स हम यहाँ पे दे देंगे, और लास्ट की जो अपनी 30 मिनट्स बचेंगी वो हम यहाँ पे दे देंगे, लास्ट के 30 मिनट्स हम यहाँ दे देंगे। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो एप्टीट्यूड पहले कर रहे हैं, तो फिर आप 30 मिनट्स यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई टाइम की। अब होता क्या है, हम ना पार्ट सी करना स्टार्ट करते हैं, और बहुत बार अटेम्प्ट करते करते जो टाइम का होता है ना, हम टाइम पहले देख के चल रहे होते हैं, फिर ना वो भूल जाते हैं कि टाइम कितना हो गया कितना नहीं, और ऐसे करते करते पता चला कि 2 घंटे हो गए, तो हम पार्ट सी लेके बैठे हुए हैं, और फिर क्या होता है, फिर बहुत प्रेशर आता है, फिर हम भागते हैं फटाफट से पार्ट बी के ऊपर, क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, खुद को अभी समझा लो अच्छे से बैठ के कि कुछ हो जाए, हमें टाइम को बहुत ध्यान से वहाँ पे देखना है। आपके स्क्रीन पर टाइम चलता रहेगा, कम होता रहेगा, वहाँ पे आपको देखना है। जैसे आपको लग रहा है कि 1 घंटा 30 मिनट हो गए हैं, अब चाहे आपके पार्ट सी क्वेश्चन बचे हुए हों, कुछ आपने देखा हो नहीं देखा हो, कुछ भी हो जाए, आप उसको शिफ्ट करेंगे पार्ट बी पे,
आप पार्ट बी करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि पेपर में पार्ट बी पार्ट सी कंपैरिजन ज़्यादा इजी आए। दैट मीन्स ये हो सकता है कि आप पार्ट बी में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे आपको लग रहा है कि 1 घंटा 30 मिनट हो गया है, अब कुछ हो जाए, चाहे आपको पार्ट बी पे आना है, वहाँ पे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं वो अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आपको पार्ट ए पे भी जाना है। ऐसे नहीं कि पार्ट बी मान लो आपको 15 क्वेश्चन आते थे, आपने 15 कर लिया, वापस पहुंच गए पार्ट सी पे, नहीं ऐसा नहीं करना। पहले जितना आता था यहाँ पे कर लो, उसके बाद आपको पार्ट ए पे जाना है। क्या पता पार्ट ए सबसे ईजी आया हो इस बार, क्या पता वहाँ से आप 5 to 7 क्वेश्चन निकाल ही पाएँ। तो ऐसा नहीं करना कि मैक्सिमम टाइम अपने पार्ट सी पे देना है। तो मैंने आपको टाइम लिख के दिया है कि इतना टाइम ये वाला सेक्शन डिजर्व करते हैं, आपको देना चाहिए। तो 1 घंटा 30 मिनट जैसे हुए, उसके बाद कुछ हो जाए, कितने क्वेश्चन हमारे बच्चे में कुछ भी हो, हम पार्ट बी पे जाएंगे, क्या पता यहाँ पे इजी क्वेश्चंस हो। तो मेन पॉइंट ये है कि आपको पूरा पेपर एटलीस्ट आप देख कर तो आओ। ये ना हो कि हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम लगा दिया, जो ईजी क्वेश्चन थे वो बाद में थे वो देखे नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, अब इसी से मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पहले हम पेपर को रीड करेंगे। यानी कि मैंने बोल दिया कि पार्ट सी आपने पहले करना है, तो आप सोच रहे ठीक है पार्ट सी करेंगे। अब पार्ट सी का पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड देखेंगे, थर्ड ऐसे ना रीड कर लेंगे, ये देखने के लिए पेपर आया कैसे। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ होने वाला है नहीं। देखो बात ये है कि 60 में से सिर्फ 25 करने हैं, यानी कि 25 तो आपको आने चाहिए एक्चुअल में, अगर प्रिपरेशन करी हुए तो 60 टोटल है। तो 35 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आइडियली आपको आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपने बेस्ट 25 वहाँ पे अटेम्प्ट करके आने हैं। 35 तुम छोड़ के आएंगे, वो तो हर कोई छोड़ के आएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन से ज़्यादा आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। जैसे आपके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, नेक्स्ट आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी ना 26, सिस्टम पे दिखेगा, एक आपको नोटिफिकेशन दिखेगी, वहाँ पे पॉपअप होके आता है वो कि यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड 25 क्वेश्चंस। अगर आपको इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करना है तो पहले किसी क्वेश्चन को अनमार्क करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो 25 से ज़्यादा तो वैसे भी आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। मुझे एक ना कमेंट दिखा था लास्ट वाले वीडियो में, पूछा था कि मैम बार बार ना क्या होता है, हमारे ऐसे मन करता है कि कितने क्वेश्चनों के काउंट करते रहते हैं, उसमें बहुत टाइम जाता है। आप एक काम कर सकते हो, वैसे तो 25 से ज़्यादा वो आपको करने नहीं देगा, बट फिर भी मान लो आपने 14 क्वेश्चन कर लिए और आप जानना चाहिए कितनी कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी अटेम्प्ट। आप एक काम कर सकते हो, आपके पास जो रफ शीट होगी ना, जैसे आपने कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, अटेम्प्ट करने के बाद 1 लिख दो यहाँ पे कॉर्नर पे। देन आपने सेकंड क्वेश्चन जब मार्क कर लिया पार्ट से, आप 2 लिख दो। देन थर्ड आपने कर लिया, ऐसे करके आप ऐसे लिख दो, 5 6 ऐसे करके लिखते जाओ, 9 10 ऐसे हो गया, उसके बाद 11 12 ऐसे करके। तो एक कॉर्नर पकड़ लो अपनी रफ शीट का, वहाँ पे आप नंबर डालते जाओ, ताकि आपको दिखता रहे कि ठीक है आप 13 क्वेश्चंस को मार्क कर चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अटेम्प्ट कैसे करना है, मैंने बोला आपने पूरा पेपर रीड करना ही नहीं है, हम 1 by 1 क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन अब ये भी मतलब नहीं है कि 1 by 1 देखेंगे मतलब एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट लगा दी। हम पेपर को राउंड्स में सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम सही से मैनेज कर पाएँ। तो मेन पॉइंट है एग्जाम में टाइम मैनेज करना है। एक तो टाइम मैनेजमेंट का गेम है, और इसके साथ साथ एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पूरा पेपर देखना है। कहीं ये ना हो कि हम स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चंस में फंस गए और अपने पास लास्ट में इजी क्वेश्चंस थे। आपको पता है एग्जाम में रैंडम क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे, जो आपकी स्क्रीन पे है आपके साथ वाले पे वो क्वेश्चन नहीं आएगा, रैंडम क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या पता ऐसा हो कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग में आ गए हो और लास्ट में इजी क्वेश्चंस हो। तो पेपर को देख के डरना नहीं है, जो आ रहा है फटाफट से क्या करना है, आपको छाटने है उस क्वेश्चंस। जैसे मान लो पार्ट से आपने देखना स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन, मान लो कुछ क्वेश्चन आ गया क्वांटम का, लेट से आपको पता है क्वांटम में पढ़ के ही आया हूँ, मुझसे होने वाला नहीं है, छोड़ दो उसको वहीं की वहीं, कोई कुछ नहीं सोचना, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आए थे ग्रुप थ्योरी का आया, आपको पता है आप ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ के आए, छोड़ दो। थर्ड पे आते हैं, लेट्स से क्वेश्चन आया स्टीरियोकेमिस्ट्री का, एक सिंपल से आपको लेट्स से पूछा हुआ है कि इसका आर या एस कॉन्फिगरेशन बतानी है। आपको पता है तो बहुत प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, मुझे तो आता है, अगर आता है जल्दी से सॉल्व करो उसको, फटाफट से बहुत जल्दी सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मान लो आपने इसको अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पे लिख लो अपने कॉर्नर पे 1, अगर काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही तो आप 1 लिख लो वहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, हम अपनी रफ शीट में यहाँ लिखेंगे पार्ट सी, क्योंकि लास्ट में ना हमें यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकानी, लास्ट में हमने रिवाइज भी करना है और वहाँ पे भी टाइम चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, पार्ट से हमने लिखा यहाँ पे, सॉल्व करना स्टार्ट किया है, थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया यहाँ पे, मान लो कुछ ऐसे बना के आपने मान लो कोई कॉन्फिगरेशन निकाली से निकाल दी, इतने में सॉल्व हो गया, यहाँ पे बॉक्स बना दो। ठीक है, आप फोर्थ क्वेश्चन पे आए, लेट्स से फोर्थ क्वेश्चन आपका आया है पेरिसाइक्लिक का, आपको नहीं आता, आपको देख के लगा कि है तो पेरिसाइक्लिक बट मुझे नहीं आता क्वेश्चन, मैं पक्का शुरू किया मुझे अभी भी नहीं आता और बाद में ट्राई करूंगा तो भी नहीं आएगा, छोड़ दिया हमने ये क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन मान लो नहीं आता, सिक्स्थ क्वेश्चन नहीं आता, सेवन्थ क्वेश्चन नहीं आता,
8th क्वेश्चन भी नहीं आता, 9th भी नहीं आता मान लो। अगर ऐसा हो जाता है ना तो फिर हमें ना मन में अब थॉट्स आने शुरू हो गए कि इतनी पढ़ाई करी थी, लास्ट टाइम भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था, इस बार फिर से लाइन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कैसे एग्जाम क्वालिफाई होगा, कैसे JRF आएगा, मैं क्या करूँगा इसके बाद। ये सारे थॉट्स को आपको अवॉइड करना है और खुद को ये बोलना है कि 60 क्वेश्चन हैं, अभी सिर्फ 9th पे पहुँचे हम, है ना, हमें सिर्फ 25 करने क्या, तो जो 35 क्वेश्चन जो हमें नहीं करने वो स्टार्टिंग में मिल गए हो, क्या पता इजी क्वेश्चन लास्ट में हो। ठीक है, आपको ये सेम मोटिवेशन लेके एग्जाम में जाना है। आगे चलते हैं, 10th मान लो ये भी नहीं आ रहा, ठीक है, 11th पे आ गए, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन, लेट से ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और आप पढ़ कर आए हैं, आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर सॉल्व करना स्टार्ट किया ना, इसमें कैलकुलेशन है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है टाइम लगेगा, इसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो, मार्क फॉर रिव्यू, इसको हम करेंगे मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आता है हमें लेकिन टाइम लेगा ये, और हमारे पास टाइम नहीं है, ये अपना राउंड 1 चल रहा है। राउंड 1 में हम सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो इजी हैं और लेस टाइम टेकिंग है, इजी भी हैं, इजी है और साथ ही साथ लेस टाइम टेकिंग है, लेस टाइम कंज्यूम करेंगे आपका। ठीक है, और जो हमें पता है कि हमें आता है लेकिन हमारा टाइम बहुत खा जाएंगे, 5 मिनट 7 मिनट हमारे पास वो स्टार्टिंग में देने के लिए नहीं है, उनको मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th पे आए, हमें नहीं आता, हम 13th पे आए, हमें ये भी नहीं आता, हम 14th पे आए। अब जो 14th क्वेश्चन हमें लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन लेट से ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, आपको ये पता है कि आपने लेट से कुछ केमिकल शिफ्ट पूछा हुआ है, आपको पता है केमिकल शिफ्ट आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उस तरह से आपने नहीं किया, बट आप ये श्योर है कि इस क्वेश्चन पे अगर आप टाइम देंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो इसको भी क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, ये कर दिया। अब हम गए नेक्स्ट पे 15th पे, कोई क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा हुआ है, सिंपल एक आपसे क्वेश्चन का पूछा हुआ है कि एसिडिटी का ऑर्डर बता दो, आपको आता है, आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब जब ये सॉल्व किया ना, आपने कैलकुलेशन तो करी होगी, यहाँ लिखो 15th, आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बॉक्स बना दो। ऐसे मैं ऐसे क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि लास्ट जो टाइम बचेगा ना अपने पास, हमें रिवाइज करना है कि जो हमने सॉल्व किया है, जैसे कैलकुलेट किया है, वो ठीक किया है नहीं किया है। अगर ठीक किया है तो जो आंसर यहाँ पे निकाला था वही मार्क किया है सिस्टम पे या नहीं किया है। ठीक है, इसके लिए हमें ऐसे बनाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम 16th पे आए, ये भी आता था, हमने ये भी सॉल्व कर लिया, 16 आता था, यहाँ पे सॉल्व करके देखा, हो गया, यहाँ भी बॉक्स बना दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले राउंड में जो इजी क्वेश्चंस थे और जो कम टाइम लेने वाले थे वो हमने अटेम्प्ट कर दिए। मान लो सपोज करो आप 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, आप सपोज कर लो आपने यहाँ से 7 to 8 क्वेश्चंस कर लिए ऑलरेडी। ठीक है, आप ऑलरेडी 7 to 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, हालांकि नंबर कम है कोई बात नहीं, बट आपको ये पता है कि जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इनमें आप 101% श्योर हैं कि ये क्वेश्चन इजी थे, आपको आते थे, इसलिए आपने अटेम्प्ट किया, मतलब ये ठीक ही होने वाले पक्का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपने पास ये वाले क्वेश्चन तो आपको वैसे दिखेंगे, इनसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम देखने नहीं वापस। ठीक है, अब हम आएंगे राउंड 2 पे। राउंड 2 पे हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पढ़े हुए पोर्शन से हैं लेकिन टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें आते हैं, मतलब हमें पता है कॉन्सेप्ट लेकिन टाइम टेकिंग है, जो हमने इसलिए मार्क फॉर रिव्यू किए थे कि ये बहुत टाइम खा जाएंगे, आते तो हैं, फिर हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब क्या होगा, जैसे मान लो आपने 60 क्वेश्चंस में से लेट्स से 30 क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, सपोज 30 क्वेश्चंस आपके मार्क फॉर रिव्यू में हैं, तो वैसे आपको 60 क्वेश्चन नहीं देखना, आपको 30 देखने हैं, और 30 में भी कोई आपको क्वेश्चन पहले रीड कर चुके थे, उसको जज करके आपने डाला था कि मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि टाइम टेकिंग है, आप उसको देखते ही पहचान जाओगे। तो इस बारे में हमें वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो हमने टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से उनको मार्क फॉर रिव्यू किया था। सपोज करिए ऐसे क्वेश्चन आपके हैं, लेट्स से 5 to 6 ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपने इसलिए मार्क फॉर रिव्यू किए थे कि टाइम कंज्यूमिंग है, आता है बाद में करूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके मान लो आपके क्वेश्चन हो गए हैं 14 to 15 आपने अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चंस क्या हैं, बाकी वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके पढ़े हुए पोर्शन से हैं लेकिन अलग तरीके से पूछा हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये सब काम करने में राउंड 2 में आपको लग गए, लेट्स से मान लो 42 या मान लेते हैं ठीक है 45 to 50 मिनट्स लग गए आपको, जो कि मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, लगेंगे नहीं, लेकिन मान लो कि लग गए 45 to 50 मिनट्स लग गए। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब हम फटाफट से जाएंगे राउंड 3 में, उन क्वेश्चंस के ऊपर जो हमारे पढ़े हुए पोर्शन से हैं लेकिन हमें आते नहीं है, ट्राई करने हैं।
ठीक है, हमें ट्राई करना है। जब आप ट्राई करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ये हो सकता है कि मान लो आपके पास ना 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको ABCD दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें से ये होगा कि आपने जो मान लो 30 में से आपने कितने कितने 5 to 6 आपने कर दिए थे ना ऑलरेडी, अब कितने 24। सपोज करो 22 से लेके 24 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पढ़े हुए पोर्शन से हैं, लेकिन आपको अभी कोशिश करनी है। मान लो आपने ट्राई कर कर आके इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपने निकाल लिए, जो आपने बहुत मेहनत करके 5 से 10 मिनट लगा के निकाले हैं। तो ऐसे करके आपका टोटल क्वेश्चन होता है 19। ऐसे करके आप 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्या बचा, अब ऐसे क्वेश्चन बचे जो आपको आते तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है उसमें, कि 4 ऑप्शन में से आप 2 पे श्योर है कि ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं होगा, ए और बी में से कुछ होगा। अब बात है कि तुक्का मारना है नहीं मारना है। मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि पहले से सोच के मत जाओ कि कितने क्वेश्चन करोगे, जाके एग्जाम को देख लो पहले कितना करना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे वहां जाके, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप 2 के लिए श्योर हो कि ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होने वाले, इन 2 में से कोई एक आंसर होगा, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में, ऐसे वाले 3 से 4 क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लो आपने ए मार्क कर दिया, आंसर बी था, तो कम से कम 50% प्रोबेबिलिटी है कि आंसर ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन 3 to 4 या 4 to 5 क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हैं कि 2 तो नहीं होंगे, बाकी दोनों में से कोई होगा, वहां पे रिस्क लेना बनता है, उतना आपको ले लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो 25 करके ही आने, मैं तो 25 करके जाऊंगा, पेपर डिफिकल्ट आए तो भी 25 करूंगा, इजी आएगा तो भी 25 करूंगा, ऐसे वाला सिस्टम नहीं। अगर आपको पता है कि आपने सही से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं, आप 20 से बिल्कुल श्योर हैं, और अब बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको एक भी ऑप्शन में आप श्योर नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि इनमें से कोई ऑप्शन गलत हो सकता है, कौन सा सही होगा, आपको पता है चारों ऑप्शन ऐसे हैं, फिर कुछ भी करके अकड़ बकड़ बम्बू करके जय माता दी करके कुछ भी करके आपने लगा के ऐसे करना है, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कम से कम ऐसे वाले क्वेश्चन ढूंढो, तुक्का मारने के लिए ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जिसमें आप 2 ऑप्शंस को अपनी नॉलेज लगा के उनको हटा पा रहे हैं, इंट्यूशन पे नहीं कि नहीं मुझे लग रहा है कि ए ही होगा, क्यों होगा, खुद से ही पूछ लो। आपको लग रहा है ना कि ए होगा इसका आंसर, खुद से पूछो क्यों होगा, कॉन्सेप्ट बताओ। अगर खुद को आप कॉन्सेप्ट बताइए, कन्विंस कर पाए तो मार्क करना है, वरना नहीं। तुक्का मारेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट लगा के मारेंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में मारेंगे जिसमें हम 2 को एलिमिनेट कर चुके हैं, 2 में से कोई आंसर होने वाला है, वहां पे ज्यादा चांसेस है वो ठीक होने के। तो ऐसे करके आपने पार्ट सी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब मान लो अगर 5 से 10 मिनट बचे हुए आपको लग रहा है, अब हम रिविजन करेंगे बहुत स्पीड से। रिविजन में क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो हमने RS नोमेनक्लेचर निकाला था, हमने वो नंबरिंग ठीक करी है, 1 2 3 4 प्रायोरिटी सही दिया नहीं दिए, ये सब हमें देखना है। और यहाँ पे अगर मान लो आपने R निकाला था और बाय चांस ऑप्शन मार्क कर टाइम आपने एस मार्क किया हुआ है, तो ध्यान से देखो कि जो स्क्रीन पे जो आपने रफ शीट पे निकाला था वही स्क्रीन पे मार्क किया है नहीं किया, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक से करी है या नहीं, वैल्यूज ठीक से पुट करी है नहीं करी, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिवाइज करके मार्क करेंगे। पार्ट बी पे जाएंगे, सेम सीक्वेंस आपने फॉलो करनी है। राउंड 1 करेंगे जहाँ पे जो इजी है हमें आते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, वो अटेम्प्ट करेंगे। देन जाएंगे राउंड 2 पे, जो हमें आते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग है वो राउंड 2 में करेंगे। जो हमें आते नहीं है बट पढ़े हुए पोर्शन है उनको राउंड 3 में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी देख लिया आपने, मान लो 1 आवर का टाइम था आपके पास, लेकिन आपको लग रहा है कि आप 40 मिनट के अंदर ही जो आपको आता था वो आप कर चुके हैं, तो टाइम नहीं वेस्ट करना, डायरेक्टली पार्ट ए पे जाएंगे, ठीक है। पार्ट ए में हम 5 to 6 क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है हम बायो बैकग्राउंड से हमें मैथ्स नहीं आता है, आपको भी पार्ट ए एक बार देखना है। 4 to 5 क्वेश्चंस हर बार ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको मैथ्स के किसी फॉर्मूले की नीड नहीं होती है, सिंपल आपकी बेसिक कॉमन सेंस चलती है वहाँ पे। जैसे कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर कई बार क्या होता है कि 2 या 3 फिगर आपको दे रखी होती है, बताना होता है कि फर्स्ट ये है, सेकंड फिगर ये है, थर्ड ये है, फोर्थ कैसी होगी। बेसिक नॉलेज लग के हो जाता है क्वेश्चन, आपको वैसे वाले क्वेश्चन ढूंढने हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ टाइम हम पक्का देंगे पार्ट ए को, और कोशिश करेंगे कि अगर आपको लग रहा है पार्ट सी हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट ए को अच्छे से रीड करके आओ एक बार। अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन भी निकाल पाए तो 8 मार्क्स कम थोड़ी ना होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको अटेम्प्ट करना है। मान लो सब कर कर आके लास्ट में बच गए हैं 30 मिनट, आपका पेपर हो गया है, लास्ट में 30 मिनट्स बचे हैं, क्या करेंगे इसमें कोशिश करिए रिवीजन पहले फोकस करना है आपको। नए क्वेश्चन पे टाइम लगाने से बेटर है कि जो आपने अटेम्प्ट किया जो आता था उसको देख लो, कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो रही, किसी में कुछ गलत तो नहीं मार्क कर दिया, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो रिवीजन को प्रेफर करना है लास्ट में, नया क्वेश्चन जो आपको आता ही नहीं है उसको ट्राई करने की बजाय, ठीक है। मान लो आपने पार्ट से क्वेश्चन पकड़ा, उस पर 10 लगाई मिनट, 15 लगाई, 20 मिनट लगा दी, 20 मिनट लगा आपने सॉल्व किया, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसकी जगह पे आपने क्या किया, 3 क्वेश्चन जहाँ पे आपने सिली मिस्टेक करी हुई थी उनको अटेम्प्ट कर लिया, मतलब उनको रिवाइज करते हुए निकाल लिया आपने वो वाली मिस्टेक, वहाँ से आपको 12 नंबर मिलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात,
ठीक है। तो रिविजन पे हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। लास्ट में को लग रहा है ना कि हम मैक्सिमम कर चुके हैं, अब सब कुछ हो गया, क्या करना है, तो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन ट्राई मत करो, पहले रिवाइज करो एक बार। अगर वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन में मिस्टेक पकड़ पाए, क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग से बचेगा, आपका ठीक हो जाएगा। 3 क्वेश्चन भी अगर पकड़ गए ना तो मतलब 4, 8, 12 मार्क्स बन रहे हैं। उस वाले टाइम में अगर हम सिर्फ एक क्वेश्चन कर पाए सिर्फ 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके रिविजन में मेन फोकस करना है। तो ये वाली स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए हमें वर्क करती है वाली स्ट्रेटजी आपको बताई है। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर आपको कोई बेटर स्ट्रेटजी पता है, आपको पता है कि मेरे लिए वो वर्क करती है, तो फिर बेस्ट है आपके लिए वो। किसी की नहीं सुननी है, अपनी जो भी स्ट्रेटजी आप बना के जाएंगे, वीडियो के बाद जो भी बनाएंगे उसी पे एकदम स्टिक हो जाना है कि जो भी हो जाए एग्जाम में हम यही फॉलो करेंगे। ठीक है, और जब एग्जाम देने जाएंगे आपके फ्रेंड्स भी जाएंगे आपके साथ, तो वहाँ पे ट्राई करना है केमिस्ट्री का कुछ भी डिस्कशन ना हो सकता है कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लो आपके पढ़े हुए पोर्शन से है बट आप सॉल्व ना कर पाएँ, आपको टेंशन हो जाए कि अरे तो एग्जाम आया भी नहीं है और मैं भी क्वेश्चन नहीं बता पा रहा हूँ तो कैसे करूँगा एग्जाम में। तो टेंशन से बचने के लिए इधर उधर की जहाँ की बातें करनी है कर लो, लेकिन केमिस्ट्री वाली बातें हम नहीं करेंगे। एग्जाम में जाके देखें जो हो जाएगा उसको करके आ जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। टेंशन लेके नहीं जानी है, जितना आएगा मैक्सिमम करके आएंगे, उसके बाद जो का देखा जाएगा। ठीक है, मेन फोकस करेंगे, टाइम अच्छे से मैनेज करना है और डरना नहीं पेपर देख के। क्या पता सारे इजी क्वेश्चन लास्ट में ही हो, है ना। टाइम अच्छे से मैनेज करना है। जैसे आपको लग रहा है 1 घंटा 30 मिनट हो गए, अब ठीक है पार्ट सी में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले पार्ट बी पे जाएंगे। जैसे 1 घंटा हो गया पार्ट बी का, पार्ट ए पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देखेंगे, फिर जो टाइम बचेगा उसमें देखेंगे कहाँ से क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान देना है। और तुक्का मारते टाइम ध्यान रखना, ऐसे वाले क्वेश्चन में तुक्का मार जहाँ पे एटलीस्ट 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर चुके हैं। ठीक है, और ये सोच के बिल्कुल मत जाना कि मुझे पार्ट सी के 35 करने हैं, मतलब पार्ट सी के 25 करने हैं, पार्ट बी 35 करने हैं। एग्जाम पहले देख लो कैसा आया कैसा नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि मान लो कि मुझे तो नेगेटिव मार्किंग करवानी नहीं है, आपको पता है कि आपका 100 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ है, सिर्फ पूरा पेपर सिर्फ 100 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ है। अब अगर मैं तुक्के नहीं मारूंगा, आपको तुक्के मारने पड़ेंगे क्योंकि 100 मार्क्स पे वैसे भी क्वालिफाई नहीं होगा। रीज़न ये है कि जितना आपने अटैम्प्ट किया होगा उससे आप मान के चलो 20 to 25 मार्क्स कम ही आने वाले हैं आपके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी। कितनी भी प्रैक्टिस करिए कुछ भी हो, नेगेटिव मार्किंग किसी कम होगी किसी ज़्यादा होगी। मान लो 10 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, 90 मार्क्स हो गए, नहीं बनेगी बात, समझ रहे हैं। तो आपको ये भी देखना कि सिर्फ 90 मार्क्स का या 100 मार्क्स का अटैम्प्ट कर पाए हो, 110 मार्क्स का अटैम्प्ट कर पाए हो, चांसेस बहुत कम है। अगर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई आपके मार्क्स कम ही होंगे, नेगेटिव मार्किंग हमेशा होगी। आपने कितनी भी प्रैक्टिस कर रखी हो, नेगेटिव मार्किंग होगी कम से कम 15 से 20 नंबर कम ही आएंगे आपके। ये सबके लिए, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, ये समझ रहे हैं मेरी बात। तो ऐसे वाले केसेस में आपको कुछ भी करके आपको ज़्यादा अटैम्प्ट करना पड़ेगा, अटैम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा। हम एग्जाम में बैठ के डिसाइड कर लेना कि अटैम्प्ट बढ़ाना है, इतने मार्क्स से कुछ नहीं होगा। कम से कम आपको 120, 130, 140 मार्क्स का अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके हम 100 से ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्क्स, वरना नहीं आएंगे। समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको लास्ट में डिस्कस, मतलब लास्ट में जज करनी है। तो एक बार अच्छे से बैठ के शांत होके समझा लो खुद को कैसे कैसे क्या करना है, उस बाद एक फाइनल स्ट्रेटेजी बना लो, वही आपने एग्जाम में अप्लाई करनी है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना है, एग्जाम के बाद मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।